नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़। तो हमने पिछले वीडियो में नाटक शिक्षण से संबंधित विधियों का अध्ययन किया था और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई है। ठीक, आज हम अपना नया टॉपिक लेते हैं भाषा शिक्षण की विधियाँ। तो भाषा शिक्षण की विधियाँ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, भाषा क्या है, शिक्षण क्या है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भाषा क्या है, हम सभी जानते हैं। हमारे जो हम बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई पंजाबी, कोई मराठी। तो लोगों के बीच में या व्यक्तियों के बीच में अपने जो विचार है, विचारों का जो आदान प्रदान करने का जो माध्यम है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान करने के माध्यम को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। अब बात करते हैं हम शिक्षण शब्द के बारे में। शिक्षण क्या है? देखो, जो शिक्षण शब्द है वो शिक्ष धातु से बना है। जो शिक्षण शब्द है वो किससे बना है? शिक्ष धातु से बना है। ये आपके रीट में प्रश्न भी आया हुआ है कि शिक्षण शब्द में मूल धातु कौन सी है? तो शिक्षण शब्द में मूल धातु वो शिक्ष धातु है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना। शिक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? सीखना। शिक्ष धातु का अर्थ हो गया सीखना। तो इस प्रकार जो शिक्षण शब्द का अर्थ होता है, शिक्षण जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है सीखने की क्रिया या सीखने की जो प्रक्रिया है। तो सीखने की क्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहा जाता है। तो व्यक्तियों के विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं और शिक्षण यानी सीखने की क्रिया को क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। अब देखिए, होता क्या है, एक परिभाषा है जिसमें जो है कि शिक्षा व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमता तथा व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? व्यक्ति में जो अंतर्निहित यानी जो अंदर है, व्यक्ति के अंदर जो भी है, उसकी क्षमता, उसका जो भी व्यक्तित्व है, उसको क्या करनी? विकसित करने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षा व्यक्ति के जन्मजात शक्तियों का ही दूसरा नाम है। शिक्षा क्या है? जन्मजात शक्तियों का दूसरा नाम है। यानी कि शिक्षा, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो शिक्षा उसके अंदर मौजूद रहती है। और जो ये सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया से क्या हो जाता है? व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। उसकी सीखने की क्रिया का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा कहा जाता है। तो शिक्षा से ही मानव का क्या है? सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा से मानव का क्या होता है? सर्वांगीण विकास हो जाता है। यानी बिना शिक्षा के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास यानी चहुमुखी या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से विकास संभव नहीं है, लेकिन शिक्षा से क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाता है। तो ये तो रही अपने शिक्षण की बात। अब बात करें हम भाषा शिक्षण में कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे ये संस्कृत भाषा है। देखो, जो संस्कृत भाषा है वो क्या है? संश्लेषणात्मक भाषा है। कौन सी भाषा है? संश्लेषणात्मक भाषा है। अब देखो, संश्लेषणात्मक का अर्थ क्या होता है कि जैसे हमने एक हिंदी का वाक्य लिया, एक अंग्रेजी का वाक्य लिया और एक संस्कृत का वाक्य लिया। जैसे राम रीड बुक। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम इज रीडिंग बुक। राम पुस्तक पढ़ रहा है, या यूँ कह सकते हैं। हिंदी में बनाएंगे तो राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, और संस्कृत में बनाएंगे तो राम है पुस्तकम पठिष्यति। राम है पुस्तकम पठिष्यति। अब देखो, यदि हमने ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, यदि हमने इसके आगे लगा दी तो ये क्या बन जाएगा? वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा। लेकिन हमने यदि ये पुस्तक या पठिष्यति को आगे लिख दिया तो इस शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो संश्लेषणात्मक भाषा कौन सी होती है कि वाक्य में निहित जितने भी पद हैं उनको किसी भी क्रम में या किसी भी स्थान पर लिख देने से यदि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है तो वह भाषा कौन सी कहलाती है? संश्लेषणात्मक भाषा कहलाती है। और संस्कृत कैसी है? संश्लेषणात्मक भाषा है। अब देखो, इसमें कई बार पिछली रीट में आपके प्रश्न भी आया हुआ है कि इसके मुख्य उद्देश्य कौन से हैं, सामान्य उद्देश्य कौन से हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कौन से हैं और संस्कृत शिक्षण के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं।
तो संस्कृत के जो भी उद्देश्य हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला सामान्य उद्देश्य और दूसरा आता है मुख्य उद्देश्य। अब बात करें, हम चर्चा करें सामान्य उद्देश्य की। सबसे पहले हम संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? ठीक है, इसमें पहला यह है कि संस्कृत भाषा का अध्ययन करने से या पढ़ने से हमें कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले उद्देश्य है कि संस्कृति का परिरक्षण, संस्कृति का परिरक्षण। इससे हम संस्कृति का क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी संस्कृति है उसका क्या कर सकते हैं, रक्षण कर सकते हैं, यानी हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद में जो भारतीय संस्कृति है, ये तो अपनी संस्कृति की बात हुई। अब भारतीय संस्कृति यानी भारत में जो भी संस्कृति मौजूद है उसका क्या कर, उसके ज्ञान का क्या करना, प्रचार प्रसार करना, उसके ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। तो भारतीय जो संस्कृति है उसका क्या करना, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना और उसका संरक्षण करना, यानी उसकी रक्षा करना, उसको बनाए रखना। ये क्या हो जाता है, सामान्य उद्देश्य। उसके बाद में हम बात करें तो संस्कृत के अंतः तत्वों का ज्ञान को क्या करना, हृदयगम करना। बात करें हम अगले की, तो संस्कृत के जो भी तत्व है, संस्कृत के जो भी तत्व है उनको क्या करना, उनका ज्ञान प्राप्त करके उसको क्या, हृदय में उतारना, यानी अपने जीवन में उतारना। बात करें हम आगे की उद्देश्यों की, तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करके उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना। तो भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान एक पीढ़ी से क्या करना, दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना। ये भी किस में आ जाएगा, सामान्य उद्देश्य में आ जाएगा। बात करें इसका आगे की, तो इसमें क्या होता है कि स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास करना भी क्या माना जाता है, एक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद में क्या करना, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। अर्थ ग्रहण यानी जो हमें कोई बता रहा है उसका अर्थ ग्रहण कैसे किया जाता है, उसमें की क्षमता में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बताना। तो आगे है अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास करना। उसके आगे है संस्कृत के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करना, यानी हमारा जो अभिव्यक्त करने का तरीका कौन सा होता है, वो तरीका, वो जो भाषा होती है वो कौन सी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा होनी चाहिए। तो संस्कृत के माध्यम से अपने भावों को क्या करना, अभिव्यक्त करना। ये तो थे सामान्य उद्देश्य, संस्कृति का परिरक्षण, भारतीय संस्कृति का ज्ञान का प्रचार करना, प्रसार करना और उसका संरक्षण करना, संस्कृत के तत्वों को क्या करना, समझना और उसको हृदयगम करना। भारतीय ज्ञान है, जो भारतीय संस्कृति है उसका क्या करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, स्मरण शक्ति का विकास करना और क्या, लास्ट में अर्थग्रहण की क्षमता विकसित करना और सबसे अंत में कि अपने भावों को संस्कृत भाषा के माध्यम से क्या करना, अभिव्यक्त करना। ये तो थे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं हम इसके विशिष्ट उद्देश्य या कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्यों के बारे में। तो इसके मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो मुख्य उद्देश्य में सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है बोधात्मक। जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है बोधात्मक, ठीक है। इसका दूसरा जो उद्देश्य है वो है सौंदर्यात्मक। हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो बोधात्मकम और दूसरा है सौंदर्यात्मकम। बात करें हम तीसरे उद्देश्य की, तो तीसरा उद्देश्य इसका है ग्रहणात्मकम और चौथा उद्देश्य है सौंदर्यात्मकम, ठीक है। तो बोधात्मक, सौंदर्यात्मक तो हो गया। अब चौथा उद्देश्य है अभिव्यक्तात्मकम। और बात करें तो बोधात्मकम, सौंदर्यात्मकम, ग्रहणात्मकम, अभिव्यक्तात्मकम। उसके बाद में है रचनात्मकम। और अगला अपना जो उद्देश्य है वो है सांस्कृतिक उद्देश्य। तो अगला अपना मुख्य उद्देश्य में है अपना सांस्कृतिक उद्देश्य। उसके बाद में हम चर्चा करें तो उसके बाद में हमारा है मनोविनोदात्मकम।
अपना जो आगे का है वो मनोविनोदात्मकम, यानी कि संस्कृत भाषा में क्या होना चाहिए, विनोद। विनोद का मतलब हास्य, अपना मनोरंजन भी क्या है होना चाहिए। उसके बाद में है अपना सौंदर्य बोध, अपना जो है आगे है वो है सौंदर्य बोध। और उसके बाद में यदि हम बात करें तो उसके बाद में रसानुभूति, रसानुभूति। तो मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो उसमें बोधात्मकम, सौंदर्यात्मकम, ग्रहणात्मकम, अभिव्यक्त्यात्मकम, रचनात्मकम, सांस्कृतिकम, विनोदात्मकम, सौंदर्यबोध और रसानुभूति, ये जो है वो क्या है संस्कृत शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों के रूप में गिना जाता है या विशिष्ट उद्देश्यों के रूप में जाना जाता है। अब देखो, एक संस्था है जिसका नाम है NCERT, NCERT, ठीक है। एक संस्था है जिसका नाम है NCERT, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। NCERT का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसने क्या किया था 1961 में, सॉरी 1961 में इसने शैक्षणिक के 6 उद्देश्य बताए थे। NCERT के द्वारा 1961 में शैक्षणिक के 6 उद्देश्य यानी शैक्षिक के उद्देश्यों के बारे में बात की गई थी और उन्होंने 6 उद्देश्य बताए थे, जिसमें से पहला उद्देश्य है ज्ञान, दूसरा उद्देश्य है अवबोध, दूसरा अवबोध, तीसरा आपके है कौशल, कौशल, पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा कौशल, चौथा है ज्ञानोपयोग, अपने ज्ञान का क्या करना, उपयोग करना, ज्ञानोपयोग। उसके बाद में है पांचवा अभिरुचि और छठवा है आपके अभिवृत्ति। ये जो 6 उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य बताए गए थे वो किसके द्वारा बताए गए थे, NCERT के द्वारा। और किस में बताए गए थे, सन 1961 में। तो सन 1961 में NCERT के द्वारा 6 शैक्षिक उद्देश्य बताए गए थे, जिसमें ज्ञान, अवबोध, कौशल, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि और अभिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। बात करें इसके आगे की तो भाषा शिक्षण है, या कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षण की मुख्य विधियां कौन कौन सी है। देखो, संस्कृत भाषा शिक्षण में हम मुख्य रूप से 5 विधियों का अध्ययन करेंगे। 5 विधियों में अपनी जो पहली विधि है वो विधि है पाठशाला विधि। जो पहली विधि है वो है पाठशाला विधि। अपन बात करें दूसरी विधि तो दूसरी विधि है व्याकरणानुवाद विधि। बात करें हम तीसरी विधि की तो ये है प्रत्यक्ष विधि। बात करें हम चौथी विधि की तो ये चौथी विधि है हर्बार्टी पंचपदी विधि, हर्बार्टी पंचपदी विधि। बात करें हम 5वीं की तो 5वीं हमारी जो विधि है वो है मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन विधि। एक बार इससे पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में हम एक एक शिक्षण विधियों की अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। तो इस प्रकार हमारी जो भाषा शिक्षण की है वो 5 विधियां हैं। पहली है पाठशाला विधि, दूसरी व्याकरणानुवाद विधि, तीसरी प्रत्यक्ष विधि, चौथी हर्बार्टी पंचविधि और 5वीं मूल्यांकन विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठशाला विधि की। देखो, इस विधि में क्या करवाया जाता है, क्या नहीं करवाया जाता है, क्या इसके गुण है, क्या दोष है, इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। बात करें सबसे पहले पाठशाला विधि की तो इसको कुछ अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। वो अन्य नाम कौन कौन से, अन्य नाम पाठशाला विधि के अन्य नाम कौन कौन से। सबसे पहले तो हम यूं कह सकते हैं कि पाठशाला विधि को गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल पद्धति भी कह सकते हैं। इसको हम पंडित प्रणाली भी कह सकते हैं, पंडित प्रणाली भी कह सकते हैं। और इसको हम परंपरागत विधि भी कह सकते हैं, परंपरागत विधि भी कह सकते हैं। तो चाहे पाठशाला विधि कह दो, चाहे गुरुकुल पद्धति कह दो, चाहे परंपरागत विधि कह दो, चाहे पंडित प्रणाली कह दो, ये सारे एक ही नाम है, ठीक है। चारों नाम 4 है लेकिन विधि क्या है, एक ही मानी जाती है। अब बात करें कि इस विधि में शिक्षण कार्य कैसे होता है तो सबसे पहली तो बात
कि सबसे पहले शिक्षण कार्य पूरा का पूरा हो जाता है वो किस में होता है, मौखिक रूप में। यानी कि जो टीचर होगा वो मौखिक रूप से ही बताएगा, छात्र उसको सुन करके पूरा मौखिक ही याद करेंगे। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी। आजकल तो विद्यालय है, हमारे पास में कॉपियाँ भी है, लिखने के लिए किताबें भी है। पहले ऐसी नहीं थी, तो गुरु के पास एक ही बुक होती थी। वह क्या करता था, उन श्लोकों को रट करके, और छात्रों तक जो माध्यम था पढ़ाने का वो कैसा होता था, मौखिक रूप ही होता था। यानी कि जो गुरु शिक्षा देता था वो क्या देता था, मौखिक रूप में देता था। यानी संपूर्ण कार्य क्या होता था, मौखिक रूप में ही दिया जाता था। अब पहले क्या होता था कि जो शिक्षा ग्रहण किया जाता थे वो किस में की जाती थी, उपनयन संस्कार के बाद में। 16 संस्कार है, जिसमें एक संस्कार है उपनयन संस्कार, जिसको हम कह सकते हैं जनेऊ धारण करना। तो जनेऊ धारण करने का 3 वर्ग जनेऊ धारण कर सकते थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य। इन तीनों को क्या करना था, उपनयन संस्कार करने का प्रावधान था। ठीक है, तो उपनयन संस्कार यानी जो जनेऊ धारण करने के बाद में क्या होती थी, शिक्षा आरंभ की जाती थी। और इसमें शिक्षा किसकी दी जाती थी, चतुष्टय पुरुषार्थों की शिक्षा दी जाती थी। हमारे पुरुषार्थ कितने माने जाते हैं, 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस विधि के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती थी वो चतुष्टय पुरुषार्थ की शिक्षा दी जाती थी। यानी इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा दी जाती थी। इस विधि के अंतर्गत एक बालकों को जो अध्ययन का समय है, तो एक बालकों को 12 वर्षों तक क्या करता था, वह 12 वर्षों तक किसका अध्ययन करता था, वेदों का अध्ययन करता था। इस विधि में एक जो छात्र है वो गुरुकुल में रह करके, गुरु के पास ही रह करके मौखिक रूप में शिक्षा ग्रहण करता था 12 वर्षों तक। और 12 वर्षों तक वह किसकी शिक्षा ग्रहण करता था, वेदों की शिक्षा ग्रहण करता था। और जो शिक्षा आधारित थी वो संपूर्ण शिक्षा ब्रह्मचर्य पर आधारित थी। यानी कि जो शिक्षा ग्रहण करता था वो शादी से पहले ही करता था। यानी कि उस समय वो ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ क्या करता था, शिक्षा ग्रहण करता था। तो ये तो थी इस प्रणाली में किस प्रकार या इस विधि में किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी। बात करें हम इसके गुण की, तो इस विधि के बात करें हम गुणों की, तो सबसे पहला गुण इसका क्या होता है, तो इस विधि के यदि हम गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण है कि इसमें अभ्यास। सबसे पहली बात तो क्या है, अभ्यास। यानी कि गुरु बार बार मौखिक रूप से इस छात्रों को बताता था और छात्र उसको बार बार रट करके क्या करते थे, याद करते रहते थे। तो अभ्यास एवं जो स्मरण शक्ति है उसका क्या हो जाता था, सर्वाधिक प्रयोग होता था। तो अभ्यास एवं स्मरण शक्ति का क्या होता था, इसमें सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में क्या होता था कि छात्रों में स्वाध्याय का मतलब अपने आप पढ़ने, छात्रों में स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करने की भावना का क्या होता था, विकास होता था। और इस पे जो छात्रों को क्या किया जाता था, कंठस्थीकरण पे बल दिया जाता था। छात्रों को क्या दिया जाता था, कंठस्थीकरण। यानी कि जब तक याद नहीं होता है तब तक इसको बार बार क्या करते रहो, याद करते रहो। दूसरी बात, आगे की बात करें तो छात्रों में क्या है, इसमें अनुशासन की भावना का भी विकास होता था। इस विधि के द्वारा जो छात्रों की शिक्षा दी जाती थी तो छात्रों में क्या रहता था, अनुशासन बना रहता था। तो छात्रों में अनुशासन भावना का क्या होता था, विकास होता था। इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो एक तो दी जाती थी सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा, सांस्कृतिक व नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों की क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। तो ये तो थे इसके गुण। अब देखो भाषा शिक्षण में जो भी जो पहली विधि है हमारी पाठशाला विधि, उस पढ़ाने में उस विधि में 10 प्रविधियों का भी प्रयोग होता था, या तो हम कह सकते हैं कि 10 विधियों का या प्रविधियों का भी प्रयोग होता था। तो वो विधियां हमारी कौन कौन सी है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा दोष जानने से पहले ये अध्ययन करेंगे। तो पाठशाला विधि के जो अंतर्गत है वो किन विधियों का प्रयोग होता था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली विधि है मौखिक। जो सबसे पहली विधि है हमारी वो है मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि। जो सबसे पहली विधि है वो है मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि। अपनी बात करें दूसरी विधि की, तो दूसरी विधि है इसमें सूत्र विधि।
बात करें हम आगे की विधि की, तो इसमें एक विधि आती है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि आगे बात करें तो आती है आपकी परायण विधि। परायण विधि में भी यही होता था कि बार बार क्या किया जाता था, अध्ययन करवाया जाता था। उसके बाद में है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि, वाद विवाद विधि। उसके हम बात करें बाद की, तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में हम बात करें तो आगे है हमारी कथा कथन विधि। कथा कथन विधि, उसके बारे में हम बात करें तो आगे हमारी कक्षा नायक विधि। कक्षा नायक विधि में क्या होता है कि एक होशियार लड़के को हम जैसे कहते हैं ना मोनेटर, अभी 8% टाइम में मोनेटर। तो पहले क्या होता था, जैसे गुरु के कोई काम हो गया और वह आश्रम से बाहर चला गया, तो वह जो भी कक्षा में इंटेलिजेंट बच्चा होता था उसको क्या कर दिया जाता था, खड़ा करके उसको क्या किया जाता था, अध्ययन करवाया जाता था। उसके बाद में जो हमारी विधि है वो है भाषण विधि। जो भाषण विधि है वो व्याख्या विधि का ही एक क्या मानी जाती है, रूप मानी जाती है। उसके बाद में हम बात करें तो आगे है हमारी व्याकरण विधि। तो इन विधियों का भी प्रयोग किस में होता था, पाठशाला विधि के अंतर्गत इन विधियों का भी प्रयोग किया जाता था। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करें हम इसके आगे की, तो इस विधि में दोष क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि बालकों को कंठस्थीकरण पे बल दिया जाता है। कंठस्थीकरण पर यानी कि बालकों को क्या है, रटने पे बल, यानी इसमें रटने की जो प्रवृत्ति है उसका क्या होता है, विकास होता है। और जो विधि में रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है वह विधि क्या मानी जाती है, अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। पहली बात तो इसमें रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। दूसरी कि यह विधि सामान्य बुद्धि के बालक है और जो मंद बुद्धि के बालक हैं उन दोनों ही बालकों के लिए क्या मानी जाती है, उपयोगी नहीं मानी जाती है। तीसरी बात कि ये विधि नीरस है। नीरस क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें व्याकरण, जो व्याकरण का ज्ञान है, व्याकरण का विशुद्ध ज्ञान, या कह सकते हैं कि व्याकरण के शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने पे क्या दिया जाता था, बल दिया जाता था। तो रटने की प्रवृत्ति का विकास या अधिक बल देती है, रटने की प्रवृत्ति पर सामान्य और मंद बुद्धि बालकों के लिए ये क्या उपयोगी नहीं मानी जाती और ये नीरस विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें व्याकरण का जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने पे क्या दिया जाता है, अधिक बल दिया जाता है। तो ये तो था हमारा भाषा शिक्षण विधियों के बारे में सामान्य सा अध्ययन, और एक शिक्षण विधि पढ़ी थी हमने, पाठशाला विधि। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।